हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में हम लोग पढ़ रहे हैं पहले बायोलॉजी। तो आज हम देखेंगे सेल कोशिका। देखिए ये टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए पिछली बार आईएएस में एक सेल का क्वेश्चन आ गया था, कोशिका का। और अगर आप स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम देंगे तो बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें देखिए आपको बहुत डीपली तो नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको सबकी नॉलेज मतलब पीएचडी नहीं करनी है, आपको बहुत डीप में नहीं जाना है। अगर आप बायोलॉजी नहीं भी जानते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपको थोड़ा थोड़ा सबकी अच्छे से नॉलेज रखनी है, तो आप आराम से क्वेश्चंस कर लेंगे। तो देखिए अब उससे पहले देखते हैं हम अपना फैक्चुअल क्वेश्चन। तो बताइए फ्रेंड्स, भांड पथेर लोकनाट्य कहाँ का है? ठीक है, देखिए हमने अपने डेली के जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उसमें हमने आर्ट एंड कल्चर ऐड किया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता है, नाम अजीब गरीब रहते हैं क्या है। तो अगर हम डेली एक एक पढ़ते रहेंगे तो भी काफ़ी कुछ कंप्लीट हो जाएगा ये अलग, और जो मेन चीज़ें हैं वो अलग से पढ़ेंगे। तो देखिए भानपथेर लोकनाट्य है वो कश्मीर का है। देखिए ये कश्मीर का प्रमुख लोकनाट्य है, ठीक है। और क्या है, जो कृषक समुदाय से गहराई से जुड़ा हुआ है, ये ना कृषक समुदाय से जुड़ा हुआ है। वो करते हैं इस लोकनाट्य को। इसमें क्या होता है, नृत्य डांस होता है, संगीत होता है और हास्य का अनूठा संगम, तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें कश्मीर के जो संत होते हैं, समकालीन व्यक्तित्वों को विषय के रूप में शामिल किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, व्यवस्था और समाज पर व्यंग्य द्वारा दर्शकों को आनंदित करना इसकी बड़ी विशेषता है। तो व्यंग्य करते हैं इसमें। तो ये याद रखिए भानपते लोकनाट्य किसका है, कश्मीर का। अब देखिए हम पढ़ेंगे सेल। तो हमने पहले पढ़ लिया था यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, अब पढ़ेंगे कोशिका के अंग, सेल ऑर्गेनलीज। तो मैंने आपको पहले बताया कि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। मतलब जैसे कि डॉक्टर्स को पढ़ना पड़ता है, हमें बहुत सिंपल चीज़ों के बारे में जानना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन और कोशिका भित्ति, सेल वॉल। देखिए मैं आपको पहले दिखा भी देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारी एक सेल है, ठीक है। तो इस सेल में आप देख रहे हैं ये हमारी क्या है, कोशिका भित्ति है। और आप इधर देख रहे हैं यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये हमारी कोशिका झिल्ली है। तो देखिए जो बाहर की परत होती है कोशिका की, है ना, जो कोशिका को बचा के रखती है, उसकी सुरक्षा करती है, वो होती है कोश। जैसे हमारी स्किन होती है ना, वो हमारे अंदर के ऑर्गन्स को बचाती है। तो इसी तरह कोशिका झिल्ली, कोशिका जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या है, कोशिका की बाहर एक परत होती है जो कोशिका की रक्षा करती है। तो देखिए जैसे मैंने आपको चित्र में पर दिखाया था, तो हम पहले पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि आपकी सबसे बाहर की जो स्किन है ना, इसी तरह कोशिका की सबसे बाहर की परत जो होती है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या करती है, यह झिल्ली आवश्यक पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती है। जो भी मतलब आवश्यक पदार्थ है सेल के अंदर आना है जाना है, उनको आने जाने देती है। इसी को चयनात्मक पारगम्यता, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, मतलब जो चीज़ें ज़रूरी है वो सेल के अंदर आने देती है और जो खराब चीज़ें वो सेल से बाहर करती है। इस दृष्टि से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया तथा जल परासरण प्रक्रिया द्वारा कोशिका के अंदर बाहर होते हैं। ठीक है, विसरण परासरण क्या है वो सब आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, सॉरी फिजिक्स में। ठीक है, तो और ये बनी किसकी होती है, कोशिका झिल्ली फ्रेंड्स लिपिड की बनी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, लिपिड की बनी होती है, इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। और ये एक सजीव संरचना है। देखिए सेल वॉल जो है वो निर्जीव संरचना है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सजीव संरचना है। और क्या करती है, ये चयनात्मक पारगम्य करती है। और ये किसकी बनी होती है, लिपिड की, ये ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे सेल वॉल क्या है। ठीक है, सेल वॉल भी मैंने आपको दिखाया था, है ना। तो क्या है, देखिए पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली की चारों ओर एक परत होती है जो कोशिका भित्ति कहते हैं। देखिए ये पादप कोशिका में होती है। ये पादप जो होते हैं उनका विशेष लक्षण होता है, उनमें पाया जाता है। ये बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो सेलुलोज से बनी होती है, ये किससे बनी होती है, सेलुलोज से। तो देखिए फ्रेंड्स जो सेल वॉल होती है ना, ये कोशिका भित्ति, ये पादपों का विशेष लक्षण है, मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये एक निर्जीव संरचना है। सेल मेम्ब्रेन जो थी वो सजीव थी, ये निर्जीव संरचना होती है और ये पूर्ण पारगम्य होती है। ठीक है, फ्रीली परमिएबल होती है, यानी कि चीज़ें उसके आर पार आराम से जा सकती हैं। बनी किसकी होती है, सेलुलोज की। लेकिन पादप और शैवाल में सेलुलोज की होती है। जो कवक होते हैं, फंजी या जीवाणु, ठीक है,
बैक्टीरिया उनमें कवक में होती है काइटिन और जीवाणु में होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, ठीक है, बनी हुई होती है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए इसकी यही इसमें क्या होता है, ये काफ़ी दृढ़ होती है। इसकी दृढ़ता कोशिका की एक निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में सहायता करती है। तो इसमें एक दृढ़ता होती है जो क्या करती है, कोशिका को एक निश्चित आकार देती है, आकृति देती है। यह भित्ति कोशिका को यांत्रिक हानि और संक्रमण से रक्षा तथा कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने में सहायता करती है। ये क्या, और ये जुड़ी, देखो दो सेल जो होती है वो जुड़ी किससे होती है, पैक्टिन, पैक्टिन होता है उससे ये जुड़ी होती हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्या करती है, उसकी जो कोशिका होती है उसकी संक्रमण से सुरक्षा करती है। केवल शैवालों विकसित हरे पौधों की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति मैंने बताया किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, ये आप लिख लेना। और जो कवक होते हैं फंजी उनकी काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है, कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली की बाह्य आघातों से रक्षा करना। ये क्या करती है, तो ये क्या करती है, कोशिका की रक्षा करती है। सेल वॉल, वॉल क्या करती है, देखिए घर की जो वॉल होती है दीवार, वो रक्षा करती है, इसी तरह सेल वॉल भी क्या है, कोशिका की रक्षा करती है। ये आपको याद रखनी है। और ये दो सेल्स किससे ये जुड़ती है, ये पैक्टिन से जुड़ती है। और ये पादप की विशेषता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे अंतर झिल्ली का तंत्र, ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें कोशिका के ऐसे अंग सम्मिलित हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे अंतःप्रदेय जालिका, गोल्जी और राजधानी, ठीक है। ये क्या है, हम पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसमें ये दो तरीके की होती है, चिकनी अंतःप्रदेय जालिका, देखिए ये यहाँ पर है, ये ऐसी होती है, आप देख सकते हैं, ये है चिकनी अंतःप्रदेय जालिका, ठीक है। एक होती है खुरदुरी अंतःप्रदेय जालिका। अब थोड़ा सा मैं गलत बोल रही हूँ तो आई एम सॉरी, हिंदी में ऐसा हो जाता है, ठीक है, नाम थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं। तो ये देखिए, ये खुरदुरी दी हुई है ना, चिकनी और खुरदुरी अंतःप्रदेय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्जी को, अभी जो हम पढ़ेंगे वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है गोल्जी को है, ठीक है। और हम इसमें पढ़ेंगे लाइसोसोम, 1 सेकेंड। हाँ, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं इसमें लाइसोसोम दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लाइसोसोम, ठीक है। अब देखेंगे फ्रेंड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में, ठीक है, कोशिका द्रव होता है कोशिका के अंदर में चपटे आकार में जुड़े हुए थैलीयुक्त तथा छोटी नलिकावत जालिका तंत्र को ही अंतःप्रदेयी जालिका तंत्र कहते हैं। अभी मैंने आपको चित्र दिखाया था उस तरीके की होती है। तो देखिए अंतःप्रदेयी जालिका झिल्लीयुक्त नलिकाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। इसमें क्या होता है, नाली से भी आपको दिखाया था, झिल्लीयुक्त बनी हुई होती है, उनका बहुत बड़ा तंत्र होता है, ठीक है। ये दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। ये इसमें क्या होता है, डबल झिल्ली होती है। ये जालिका दो प्रकार की खुरदुरी अंतःप्रदेयी जालिका और चिकनी अंतःप्रदेयी जालिका होती है। खुरदुरी अंतःप्रदेयी जालिका का खुरदरापन उस पर स्थित राइबोसोम के कारण होता है। तो देखिए खुरदुरी जो होती है क्यों होती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, ऐसे याद रखिए, उसके ऊपर राइबोसोम बैठा हुआ है। राइबोसोम के कारण क्या होती है, वो खुरदुरी होती है। देखिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप की होती है, दो तरीके की, खुरदुरी एक चिकनी, ठीक है। उपस्थिति के आधार पर मुख्यतः दो खुरदुरी राइबोसोम उपस्थित। खुरदुरी क्यों होती है, क्योंकि उसमें राइबोसोम होता है, खुरदुरी में राइबोसोम ऊपर बैठा रहता है, इसलिए खुरदुरी हो जाती है। ऐसा याद रखने के लिए याद रखिए, ध्यान रखिए। चिकनी राइबोसोम, चिकनी एक होती है चिकनी अंतःप्रदेयी जालिका जिसमें राइबोसोम क्या होता है, नहीं होता है। खुरदुरी अंतःप्रदेयी जालिका तंत्र समानता प्रोटीन संश्लेषण और स्रवण में भाग लेता है। तो जो खुरदुरी होती है, ठीक है, रफ ईआर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म, जो रफ ईआर होती है वो क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण करती है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है, ये ध्यान रखिए। जबकि चिकनी अंतःप्रदेयी जालिका तंत्र लिपिड संश्लेषण का मुख्य भाग है। इसमें क्या होता है, लिपिड का संश्लेषण होता है, ठीक है। ये दो चीज़ यानी बसा का संश्लेषण होता है, ये दो चीज़ें अलग अलग करती हैं, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए ईआर में क्या होता है, ईआर कोशिका में अंतःकोशिकीय परिवहन व्यवस्था इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट का निर्माण करती है। इसमें क्या होता है, कोशिका के अंदर जो परिवहन की व्यवस्था होती है, चीज़ें यहाँ से वहाँ जाती है, वो वाला ये कार्य करती है। मैं आपको ना बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रोसेस समझ आए। तो देखिए इसमें क्या होता है, अंतःकोशिकीय परिवहन व्यवस्था होती है। ये भी क्या है, जो ईआर होती है वो 90% प्रोटीन 10% फैट की बनी होती है। अब देखिए गोल्जी उपकरण क्या होता है, गोल्जी को है, गोल्जी बॉडी बोलते हैं उसको।
ठीक है। गोल्जी काय में गोल्जी प्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का प्रमुख स्थान है। देखिए पहले क्या होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने आपको क्या बताया कि प्रोटीन और फैट का क्या होता है, संश्लेषण होता है। तो वो जो संश्लेषित पदार्थ होता है वो गोल्जी कॉय में पैक कर दिया जाता है, ठीक है, गोल्जी बॉडी में, और इस रूप में उसे कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। तो ये समझिए जो गोल्जी बॉडी है वो क्या है, गोल्जी कॉय क्या है, एक तरीके से गाड़ी है, आप समझ लीजिए, है ना। कोशिका के बाहर अंदर जाता है ये जो संश्लेषित पदार्थ होता है, इस तरीके से याद रखिए। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संग्रहण, बदलाव, पैकेजिंग और स्त्रावण है, ठीक है। गोल्जी कोशिका का मुख्य स्त्रावी अंग है। क्या है ये, कोशिका का मुख्य स्त्रावी अंग। अब देखेंगे लाइसोसोम्स। तो देखिए अभी मैंने आपको दिखाए थे ये सब बनते क्या, मतलब इनका जो शेप था वो आपको दिखा दिया था, तो वहाँ पर एक बार देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ये सब क्या है, अंदर देखिए कोशिका के अंदर क्या है, परिवहन चल रहा है, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, अंदर, बाहर नहीं। बाहर तो आपको बताया सेल वॉल और जो सेल मेम्ब्रेन थी उससे होता है, ठीक है, जो भी परिवहन बाहर का होता है। लेकिन अंदर मान लीजिए एक घर है, एक घर के अंदर जो परिवहन हो रहा है ना, बड़ा सा, तो उस वो किससे हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषण हुआ प्रोटीन का और फैट का, ठीक है। उसके बाद गोल्जी बॉडी में पैक होके वो गया, उसमें बदलाव हुआ। अब आएगा लाइसोसोम। यह गोल्जी कॉय से निर्मित होने वाला एक प्रकार का कोशिकांग है। अब देखिए उससे क्या बना, गोल्जी कॉय, गोल्जी कॉय से क्या बना, लाइसोसोम, ठीक है। इसमें लगभग सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम जैसे लाइपेज, प्रोटीज और कार्बोहाइड्रेट आदि उपस्थित होते हैं। इनमें उपस्थित एंजाइम प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट तथा न्यूक्लियम आदि के पाचन में सहायक होते हैं। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अब देखिए गोल्जी कॉय क्या होता है, देखिए लाइसोसोम की उपस्थिति मैंने आपको बताया, ठीक है। लाइसोसोम की उत्पत्ति किससे होती है, गोल्जी बॉडी से। ये समानतः जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। किन में पाया जाता है, ये जंतु कोशिकाओं में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक अत्यंत शक्तिशाली एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। आप ये नोट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ सुन के अच्छे से। इसमें क्या है, अत्यंत शक्तिशाली एंजाइम है, क्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कोशिका में उपस्थित पदार्थों को विघटित कर कोशिका को नष्ट कर सकता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं इसे। लाइसोसोम सिर्फ खराब या संक्रमित कोशिकाओं ही नष्ट करता है। ये क्या करता है, जिससे जो कोशिका नष्ट हो गई, खराब हो गई, संक्रमित हो गई, उनको नष्ट करता है तथा प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाइसोसोम में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है, श्वेत रक्त कोशिकाओं, वाइट ब्लड सेल्स की जो है संख्या इसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, जो खराब हो गई है कोशिका, ठीक है, संक्रमित हो गई, और उसको नष्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, ये अपशिष्ट को निपटाता है। देखिए लाइसोसोम में उपस्थित पाचनकारी एंजाइम कार्बनिक पदार्थों को तोड़ देते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जब कोशिका अपने जीवन काल को समाप्त कर मर, जब मतलब उसकी लाइफ पूरी हो गई तब मरती है, तो उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। लेकिन जब संक्रमण से सुरक्षा के लिए वो खत्म होती है तो उसमें लाइसोसोम उत्तरदायी होता है। ये दो चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स अब दो चीज़ें देख लीजिए इस क्षेत्र में, एक तो राजधानी रिक्तिका, ठीक है, ये है, इसको पढ़ेंगे अब हम। और माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये छोटा सा दिख रहा है, ये है माइट्रोकॉन्ड्रिया, इनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया ये तीनों एक ही पार्ट थे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉल, लाइसोसोम, तीनों एक दूसरे से वो एक से बाद एक बन रहे थे। तो अब ये एक पार्ट था, इसका ध्यान रखिए। अब पढ़ेंगे राजधानी, वैक्यूल क्या होता है, ठीक है। राजधानी अभी दिखाया आपको, कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी संरचना होती है, ठीक है। कोशिका द्रव्य में होती है, कोशिका द्रव्य में ये सारे कोशिका के अंग होते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये एक झिल्ली से बनी होती है। देखिए कोई चीज़ें एक झिल्ली से होती है, कोई दो झिल्ली से, तो ये एक झिल्ली से बनी होती है, ये एकल झिल्ली से ढकी रहती है, ठीक है। यानी इस पर एक ही चारों तरफ परत होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। जंतु कोशिका में राजधानी छोटी, जबकि पादप कोशिका में बड़ी होती है, ठीक है। तो ये करती क्या है, तो देखिए ये क्या होता है, इसे कोशिका का भंडार गृह कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें खनिज लवण, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि भरे होते हैं। इसमें स्थित राजधानी रस के कारण ही कोशिका को स्थिति टर्डिगिटी बनी रहती है। तो क्या होता है ना कि इसको क्या कहते हैं, कोशिका का भंडार गृह, ये याद रखिए। और ये क्या होता है, जो पादप कोशिका में बड़े आकार की होती है, लेकिन जो जंतु कोशिका में उसमें छोटे आकार की होती है, ये ध्यान रखिए। अब माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, खोखली,
तो देखिए फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, खोखली एवं बेलनाकार होती है, जिसमें बाह्य झिल्ली चिकनी और भीतरी झिल्ली अंगुलीनुमा क्रिस्टी बनाती है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य ऊर्जा का उत्पादन है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध वायवीय श्वसन से होता है। इसमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। तो देखिए ये क्या करता है, जो हमारा ये है, हम क्या पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये खाद्य पदार्थों के विघटन से ऊर्जा की प्राप्ति कराता है। यह ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उपलब्ध कराता है। ठीक है, और ये कोशिकीय श्वसन जो है, सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा कोशिकाओं को ऊर्जा उपलब्ध कराता है। और ये क्या करता है, ये एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी क्या है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। कोशिकाओं में या शरीर में ऊर्जा का उपयोग एटीपी के रूप में किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोशिका का बिजली घर। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी आवश्यक रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये क्या करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसे क्या कहते हैं, कोशिका का बिजली घर कहते हैं। इसमें एंजाइम द्वारा कोशिकीय वसन होता है, जिससे ऊर्जा पैदा होती है, अतः ये कोशिका के ऊर्जा संयंत्र भी कहे जाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब लास्ट है प्लास्टिड क्या होता है। देखिए ये भी दिखा देती हूँ पहले। देखिए फ्रेंड्स, ये है हरित लवक, है ना, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखिए प्लास्टिड क्या होता है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। इसमें डबल झिल्ली होती है, जो कि पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये क्या पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लवक, ये ध्यान रखिएगा। विभिन्न प्रकार के, देखिए कुछ चीज़ें जो है वो पादप कोशिकाओं में मिलेंगी, कुछ जंतु कोशिकाओं में, तो कौन किस में, ये भी याद रखना है। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई प्रकार के होते हैं, जैसे हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। देखिए हरित लवक में पर्णहरित वर्णक क्लोरोफिल मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो देखिए हरित लवक होता है, ठीक है, इसे याद रखिए, ग्रीन कलर। ठीक है, हरित लवक, तो ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। वर्णी लवक में कैरोटीन और जैथोफिल मिलते हैं, जो पादपों के फलों फूलों पीले, नारंगी और लाल रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जबकि अवर्णी लवक रंगहीन होते हैं, इनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको एक चीज़ और बता देती हूँ कि हरित लवक को पादप कोशिकाओं में कोशिका का रसोई घर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। तो देखिए क्या होता है ना, पौधों और पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो हरित लवक के कारण होता है। इसको अब ग्रीन से ही याद रखिए। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ये हरित लवक दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं, ये आपको पता है। तो ये यहाँ तक मैंने आपको बहुत अच्छे से इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।